मेरी परनानी के 100 साल पूरे होने वाले दिन हमारे आंगन में गांव के बहुत लोग इकट्ठा थे। मैंने भी 10 अंडे उबाल कर रखे। फिर किसी ने वे अंडे मेरी परनानी के सामने रखकर कहा, माँ, इन 10 अंडों में से अगर आप एक भी छील लें तो आप घर में रह सकती हैं। मैंने गांव वालों को फुसफुसाते सुना, क्या उसे अंडा दिखाई नहीं दे रहा? ये तो सिर्फ इंसानों को दिखता है। मेरी परनानी ने भौहें सिकोड़ ली और दुखी होकर बोली, बेटा, मेरे हाथ कांपते हैं। रोज चॉपस्टिक पकड़ना भी मुश्किल होता है। अब मुझसे अंडा क्यों छिलवा रहे हो? मेरी परनानी की तबीयत पहले से ठीक नहीं रहती थी। जवान होने के बाद से ही उनके हाथ कांपते थे। तभी जवाब आया, माँ, गांव वाले सब देख रहे हैं। अगर आप अंडा नहीं छील पाए तो आपको घर में नहीं रहने दिया जाएगा। परनानी बोली, तुम्हारे पिता जल्दी चले गए थे। मैंने अकेले तुम चारों भाइयों को पाला। अब मेरे हाथ कांपते हैं। मैं अंडा कैसे छीलूं? कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर किसी ने कहा, 5 साल पहले बूढ़े लाओ झाओ ने भी अंडा छीलने से मना किया था। उसके बेटे ने उसे घर में रखा। फिर उनके घर में 7 लोग मर गए। पूरा खानदान खत्म होने वाला था। मेरी दादी हाल ही में गर्भपात से गुजरी थी और तभी सबको लगा कि परनानी कुछ बदल गई है। अभी अभी उनकी आंखों में जो नजर थी उसमें गुस्सा था। फिर किसी ने कहा, माँ, आप अंडा नहीं छील रही, कहीं आप इंसान से कुछ और तो नहीं बन गई? गांव वाले हंसने लगे, लेकिन सबकी नजर परनानी पर थी। परनानी ने आंखें घुमाई और बोली, मैं छीलूंगी, मैं छीलूंगी। उनके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। कई बार कोशिश की पर अंडा हाथ से फिसल गया। आखिर में किसी ने अंडा उनके हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने अंडा उठाया, 2 बार आंखें घुमाई। अचानक कमरे की लाइट चली गई। कुछ पल बाद लाइट वापस आई और अंडा छिला हुआ था। सबने राहत की सांस ली। लगता है माँ ठीक है, सब लोग घर जाएं। गांव वाले चले गए। घर में सिर्फ परिवार बचा। माँ ने अंडा छील लिया। अब हमें उनका 100वां जन्मदिन मनाना चाहिए। परनानी हल्का सा मुस्कुराई। उनकी नजर कमरे में मौजूद लोगों पर घूम रही थी। वो बोली, खुशकिस्मत हो, तुम सब बहुत खुशकिस्मत हो। फिर बोली, एक सुअर काटो, 3 दिन दावत करेंगे। इसके बाद बड़े लोग बाहर चले गए और कमरे में सिर्फ हम बच्चे और परनानी रह गए। परनानी मुस्कुराकर हमें देखने लगी। उन्होंने सबसे छोटे बच्चे युआनबाओ को बुलाया। युआनबाओ उनके पास गया। उन्होंने उसे गोद में लिया और पूछा, तुम कितने साल के हो? मैं 8 साल का हूँ। उन्होंने उसके चेहरे को छुआ और मुस्कुराकर बोली, युआनबाओ, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन उसी समय मुझे लगा उनके दांत नुकीले और लंबे हो गए हैं। शायद उन्हें लगा कि हम देख रहे हैं। उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। युआनफू, तुम भी आओ। उनका चेहरा अजीब था, जैसे बिल्कुल बेजान। मुझे डर लगने लगा। मैं धीरे धीरे उनके पास गया। उन्होंने मुझे जोर से पकड़ लिया और मेरी पीठ दबाकर बोली, युआनफू, तुम तो युआनबाओ से ज्यादा मोटे हो। फिर हंसने लगी। उसके बाद उन्होंने शियुइंग और शियुए को बुलाया। दोनों लगभग 10 साल की थी। उन्होंने शियुइंग का चेहरा छुआ। बहुत दुबली हो, बस हड्डियां ही हड्डियां हैं। फिर शियुए की तरफ देखा। तुम भी आओ। लेकिन शियुए वहीं खड़ी रही। उसने कहा, मैं नहीं आऊंगी, तुम लोगों को खाने वाली बुरी आत्मा हो। इतना सुनते ही परनानी का चेहरा बदल गया। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या कहा तुमने? मार खानी है? शियुए बोली, मैंने देखा था, अंडा आपने नहीं छिला था। बड़े दादा ने छील कर आपके हाथ में दिया था। परनानी बोली, झूठ बोल रही हो। फिर उन्होंने जेब से 2 टॉफियां निकाली। हम सब बच्चे उन्हें देखने लगे। उन्होंने प्यार से कहा, शियुए, इधर आओ, तुम्हें टॉफी दूंगी। शियुए कुछ देर झिंकी, फिर टॉफी देकर उनके पास चली गई। परनानी ने दोनों टॉफियां उसके मुंह में डाल दी। फिर पूछा, मीठी है? हाँ, परनानी बोली, तो तुमने गलत देखा था, अंडा मैंने ही छिला था। अगर मैं बच्चों को खाने वाली होती तो तुम्हें टॉफी देती क्या? शियुए चुप हो गई। बाकी बच्चे बस उसे देखते रह गए। परनानी बोली, सब बाहर जाकर खेलो, मेरे पास बस 2 टॉफियां थीं। फिर उन्होंने शियुए को रोक लिया। हमें लगा शायद वो उसे चोरी से कुछ अच्छा खिलाने वाली है। शाम को घर में 3 मेजों पर खाना लगा। सब खाने बैठे, लेकिन शियुए की माँ नहीं बैठी। वो बाहर जोर जोर से शियुए को बुला रही थी, शियुए, शियुए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने हमसे पूछा, तुम लोगों ने शियुए को देखा? हमने कहा, वो तो अभी नए कमरे में थी। उसकी माँ तुरंत परनानी की तरफ देखने लगी। तो फिर शियुए कहाँ है? कोई बोला, पता नहीं, जाकर शौचालय में देख लो। तीसरे चाचा जल्दी से मवेशियों वाले कमरे की तरफ भागे और अंदर ध्यान से देखने लगे। उम्मीद है वो यहाँ नहीं होगा। कुछ देर देखने के बाद वो लड़खड़ाकर लगभग गिर पड़े। शियुए, तुम आखिर कहाँ चली गई? सब लोग मिलकर शियुए को ढूंढने लगे। आंगन से लेकर घर के हर कोने तक खोजा गया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। तीसरी चाची की आंखों में आंसू भर आए। ये आखिर कहाँ चली गई? उन्होंने कहा, माँ, आप बच्चों को पहले खाना खिला दो, हम लोग शियुए को ढूंढते हैं। इतना कहकर सब लोग बाहर निकल गए। घर में बस हम कुछ बच्चे और परदादी रह गए। हम बच्चे बैठकर जल्दी जल्दी खाना खाने लगे, लेकिन परदादी ने कुछ नहीं खाया। मैंने पूछा, परदादी, आप खाना क्यों नहीं खा रही? वो हल्का सा मुस्कुराई, मुझे अभी भूख नहीं है, तुम लोग खाओ। इतना कहकर वो भंडार वाले कमरे में चली गई। उस कमरे से खून जैसी गंध आ रही थी। अंदर सुअर का ताजा खून रखा था। परदादी काफी देर बाद बाहर आई। मैंने देखा उनके जूते पर हल्का सा खून लगा था। उन्होंने कहा, खाना खाकर जल्दी सो जाना। फिर वो कमरे में चली गई। हम बच्चों ने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और अंदर चले गए। तब तक परदादी ने हमारे लिए बिस्तर लगा दिया था। आओ, सब मिट्टी वाले बिस्तर पर सो जाओ। हम सब लेट गए। परदादी ने लाइट बंद कर दी। रात में मेरी आंख खुली। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कुछ चबा रहा हो, जैसे कोई कुछ खा रहा हो। मैंने सोचा, इतनी रात को कौन खा रहा है? मैंने आंख खोली, देखा बाकी बच्चे सो रहे थे। बस परदादी मेरी तरफ पीठ करके बैठी थी। आवाज उन्हीं की तरफ से आ रही थी। मैंने पूछा, परदादी, क्या खा रही हो? उन्होंने बिना मुड़े कहा, गाजर खा रही हूँ। मैंने कहा, लेकिन आपके तो दांत भी ठीक नहीं, इतनी रात को गाजर? तब वो धीरे से मुड़ी। उनकी आंखें बहुत अजीब थी, ठंडी और डरावनी। ऐसा लग रहा था जैसे अगर मैंने एक शब्द और कहा तो वो मुझे मार देंगी।
जाएंगी। उन्होंने धीमे से कहा, सो जाओ। मैं डर गया और आंख बंद कर ली, लेकिन चबाने की आवाज बहुत देर तक आती रही। सुबह होने से पहले जाकर वो बंद हुई। अगली सुबह घर वाले वापस आ गए। पूरी रात ढूंढने के बाद भी शिवे नहीं मिली। तीसरी चाची जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। सब लोग उन्हें समझाने लगे। तभी उन्होंने अचानक परदादी की तरफ देखकर कहा, शिवे कभी ऐसे गायब नहीं हो सकती, उसे तुमने ही नुकसान पहुंचाया है। परदादी ने सिर उठाकर कहा, बहू सोच समझ कर बोलो। तीसरी चाची बोली, मैंने शिव से पूछा। उसने बताया कि शिवे का आपसे झगड़ा हुआ था। उसने कहा था कि आप इंसान खाने वाली दुष्ट आत्मा हो, और ये भी कहा था कि वो अंडा बड़े चाचा ने आपके लिए छीला था। फिर आपने उसे डांटा और अकेला छोड़ दिया। शिवे गायब हुई है तो जिम्मेदार आप हो। परदादी बोली, बच्चों की बातों पर भरोसा मत करो। चाची बोली, तो फिर साबित कर दो, वो अंडा छील कर दिखाओ। उन्होंने एक अंडा निकालकर परदादी के सामने रख दिया। अगर आप ये अंडा छील दोगी तो मैं मान लूंगी कि आप कोई दुष्ट आत्मा नहीं हो। परदादी गुस्से में बोली, मैं इतनी उम्र की हो गई हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। चाची रोते हुए बोली, मेरी बेटी गायब है। आज अगर आपने मेरे सामने ये अंडा नहीं छीला तो मैं मान लूंगी कि आपने ही उसे मार दिया। चाची रोती रही, हंगामा करती रही। मेरे दादा ने कहा, उसकी बेटी गायब है, माँ का परेशान होना स्वाभाविक है। फिर उन्होंने परदादी की तरफ देखा, माँ एक बार फिर अंडा छील दो ताकि सबका शक खत्म हो जाए। बाकी लोग भी बोले, हाँ माँ एक बार कर दीजिए। परदादी ने दादा की तरफ देखा। दादा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, मेरी भी पोती गायब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी माँ को राक्षस समझ लें। बात अंडे की नहीं, बात भरोसे की है। ये सुनकर परदादी की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने रोते हुए कहा, काश मैं सच में दुष्ट आत्मा होती तो तुम लोग मुझे मार देते और मैं किसी पर बोझ नहीं रहती। वो आंगन में बैठकर रोने लगी। कुछ लोग बोले, शायद बहू ज्यादा सोच रही है, चलो गांव में फिर ढूंढते हैं। लेकिन तीसरी चाची चिल्लाई, नहीं, मेरी बेटी कभी भाग नहीं सकती। अगर आज अंडा नहीं छीला गया तो ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। तभी दादा गुस्से में बोले, अगर और हंगामा किया तो इस घर से निकल जाओ। चाची रोते हुए बोली, वो आपकी पोती है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। घर में फिर झगड़ा शुरू हो गया। आखिर दादा बोले, सब लोग चुप हो जाओ, वो अंडा मुझे लाकर दो। मेरे ताऊ जी, तीसरे दादा घबरा कर बोले, अरे मत, उसे मत दो। मेरी ताई जल्दी से अंडा लेकर मेरी परदादी के हाथ में दे देती है। आंगन में खड़े सब लोग उन्हें ध्यान से देखने लगते हैं। मेरी परदादी बहुत आसानी से अंडा छील देती है। फिर छिल्ला हुआ अंडा मेरी ताई के हाथ में रखकर कहती हैं, बहू अब तो तुम्हारा शक दूर हो गया ना। मेरी ताई बोली, माँ अगर आपको शोर शराबा पसंद नहीं तो हम सब अपने अपने घर चले जाते हैं, आपको परेशान नहीं करेंगे। कुछ दिन बच्चों को आपके साथ रहने देते। परदादी बोली, तुम सब जाओ अपने काम करो। लेकिन शिवे, खोई हुई बच्ची, आखिर गई कहाँ? आंगन के लोग मेरी ताई को समझाने लगे कि शायद शिवे घर लौट आई हो, जाकर देख लो। धीरे धीरे सब लोग चले गए। घर में सिर्फ हम लोग और बच्चे युआन बाव शिविंग रह गए। मेरी परदादी मुस्कुराकर बोली, तुम तीनों आज रात मेरे साथ पश्चिम वाले कमरे में सोना। मेरी दादी बोली, माँ रहने दीजिए, आप पूर्व वाले कमरे में रहिए, आपका कमरा छोटा है। परदादी बोली, अब तो मैं यहीं रहूंगी, रोज बच्चों को देख लूंगी। कुछ दिन ये दोनों मेरे साथ रहें। ये सुनकर उनके चेहरे की मुस्कान अचानक अजीब हो गई। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है। फिर वो बच्चों को लेकर कमरे में चली गई। मैं और दादी दूसरे कमरे में बैठे थे। दादी परेशान थी। मैंने पूछा, क्या सोच रही हो? दादी बोली, शिवे कहाँ गायब हो गई? तभी किसी ने कहा, कहीं उसे भूखा भूत तो नहीं खा गया? दादी गुस्से में बोली, ये कैसी बातें कर रहे हो? माँ ने सबके सामने अंडा छील कर दिखाया, फिर भी शक कर रहे हो? दूसरे ने कहा, शिव समझदार बच्ची है, वो ऐसे नहीं भागेगी। मुझे लगता है वो माँ के कमरे में ही है। अगर भरोसा नहीं तो आज रात खिड़की से झांक कर देख लेते हैं कि माँ सच में भूत है या नहीं। फिर कहा गया, तुम हर बात में भूत ढूंढते हो, लेकिन एक बात अजीब है, माँ के शरीर से खून जैसी तेज गंध आ रही थी। मैं गोदाम गया था, वहाँ रखा सुअर का खून गायब था। शिविंग ने कहा था कि वहाँ सिर्फ माँ गई थी, शायद वही पी गई हूँ। दूसरा बोला, अभी जाकर देखने से वो सतर्क हो जाएंगी, रात को देखते हैं। अगर वो सच में भूखा भूत है तो बच्चों पर हाथ जरूर डालेंगी। रात में हम चुपचाप खिड़की के पास गए और देखने लगे, लेकिन सुबह तक कुछ नहीं हुआ। सुबह दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक बाहर आ गए। सबने कहा, देखा कुछ नहीं हुआ, तुम बेकार शक कर रहे थे। लेकिन किसी के मन से शक नहीं गया। फिर बच्चों को बाहर खेलने भेज दिया गया। परदादी दीवार के पास धूप सेंक रही थी और बार बार बच्चों को देख रही थी। तभी एक बच्चा बोला, मैं अब परदादी के कमरे में नहीं सोऊंगा। पूछा गया, क्यों? उसने कहा, वहाँ चूहा है। उसने मेरी उंगली काट दी। उसने हाथ दिखाया, उसकी छोटी उंगली सच में घायल थी। दूसरी बच्ची बोली, मैं भी नहीं सोऊंगी। मैंने परदादी को कहते सुना कि वो मुझे खा जाएंगी। मुझे डर लग रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ। इतना सुनते ही परदादी अचानक उठ खड़ी हुई और बोली, पानी गर्म करो, आज मैं तुम सबको चिकन खिलाऊंगी। बच्चे बोले, परदादी अंडे देने वाली मुर्गी को भी मार सकते हैं? उन्होंने कहा, हाँ जाओ पकड़ कर लाओ। बच्चे हिचकिचाने लगे। आखिर परदादी खुद गई, मुर्गी पकड़ी और एक ही बार में उसे मार दिया। फिर बोली, घर में लकड़ियां कम हैं, तुम दोनों पहाड़ पर जाकर लकड़ी ले आओ। दोनों बच्चे लकड़ी लेने गए और कुछ देर बाद लौट आए। परदादी ने पूछा, युआन बाव कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं आया? उन्होंने जवाब दिया, वो हमारे साथ गया ही नहीं। परदादी घबरा गई और बोली, नहीं नहीं, वो तुम्हारे साथ ही गया था। लेकिन बच्चों ने कहा, नहीं वो तो घर पर ही था। अगर वो हमारे साथ होता तो
हमें आवाज देता। वो पहाड़ पर नहीं गया। मेरी बात खत्म होते ही मेरी परदादी के चेहरे का रंग बदल गया। अगर युआन बाओ पहाड़ पर नहीं गया तो फिर कहाँ गया? मुझे लगता है तुम दोनों ने ही उसे कहीं छोड़ दिया। तुम नहीं चाहते थे कि उसे चिकन मिले, इसलिए उसे छोड़ आए हो, है ना? नहीं, हमने उसे नहीं देखा। तो फिर युआन बाओ कहाँ है? तुम दोनों ने उसे गुम कर दिया। बड़े लोग लौटेंगे तब पता चलेगा। अब जल्दी जाकर उसे ढूंढो। ये कहकर मेरी परदादी गोदाम में चली गई। वो बंदर जिसे उसने मारा था, उसके शरीर के बाल तक पूरी तरह नहीं उतारे गए थे। वह खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। अब क्या करें भैया? युआन बाओ खो गया। युआन बाओ हमारी वजह से नहीं खोया। वो समझदार है। अगर वो हमारे पीछे आया होता तो जरूर आवाज लगाता। इतने में पश्चिम वाले कमरे से हल्की रोने की आवाज आई। वो युआन बाओ की आवाज थी। मैं और शुयिंग तुरंत अंदर भागे। युआन बाओ तुम कहाँ हो? फिर वही धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे आवाज अलमारी के अंदर से आ रही हो। मैं अलमारी के पास गया, कान लगाकर सुना। अंदर सचमुच रोने की आवाज थी। युआन बाओ अंदर था। जैसे ही हमने अलमारी खोली, तेज खून की गंध आई। जो हमने अंदर देखा उसे मैं और शुयिंग डर से जम गए। युआन बाओ अलमारी में पड़ा था। उसके पूरे शरीर पर काटने के निशान थे और वहीं मुझे शुयिंग के कपड़े भी दिखे जो खून से सने हुए थे। मैंने गहरी सांस ली और युआन बाओ को बाहर खींचा। युआन बाओ, ये क्या हुआ? युआन बाओ बस बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। मैंने उसकी नजर का पीछा किया और देखा कि मेरी परदादी दरवाजे पर खड़ी थी। हमारे गांव में एक कहानी थी। कहा जाता था कि बहुत बूढ़े लोग कभी कभी इंसान नहीं रहते और भयानक आत्मा बन जाते हैं। उस दिन मेरी परदादी दरवाजे पर खड़ी थी और उसकी नजर युआन बाओ पर जमी हुई थी। युआन बाओ को क्या हुआ? उसके शरीर पर इतना खून क्यों है? लेकिन जब वो बोल रही थी, मैंने देखा उसके दांत पहले से ज्यादा लंबे, पतले और नुकीले हो गए थे। उसकी बात खत्म होते ही शुयिंग खिड़की से बाहर कूद गई और चिल्लाने लगी, भूत! ये इंसान नहीं, कोई दुष्ट आत्मा है, कोई आओ। परदादी ने उसकी बात जैसे सुनी ही नहीं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आई और मुस्कुराकर बोली, युआन फू, अच्छे बच्चे बनो। युआन बाओ को वापस अलमारी में रख दो। उसके शरीर से सड़ी हुई बदबू आ रही थी, जैसे कोई मरा हुआ जानवर। युआन बाओ डर के मारे बेहोश हो गया। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। जब मैंने छोड़ा नहीं तो परदादी गुस्सा हो गई। उसकी आंखें फैल गईं, चेहरा डरावना हो गया। उसने एक हाथ से युआन बाओ को पकड़ने की कोशिश की और दूसरे हाथ से मेरा गला पकड़कर मुझे हवा में उठा लिया। मुझे लगा अब मैं नहीं बचूंगा। तभी बाहर आंगन से दादाजी की आवाज आई, माँ, हम वापस आ गए। ये सुनते ही परदादी अजीब हंसी हंसने लगी। मैंने मौका मिलते ही भागने की कोशिश की। पीछे से दादी चिल्लाई, युआन फू, भागो, अपनी मौसी दादी को बुलाओ और चेन ताओवादी को ले आओ। परदादी की पकड़ ढीली हुई और मैं खिड़की से बाहर कूद गया। बचाओ, बचाओ, मेरी परदादी दुष्ट आत्मा बन गई। मैं गांव के बाहर पहुंचा तो दादी मिली। क्या हुआ? वो दुष्ट आत्मा बन गई है। जल्दी चलो, चेन ताओवादी को बुलाते हैं। हम तुरंत चेन ताओवादी के घर पहुंचे। वो बाहर धूप में बैठा था। दादी घबरा कर बोली, चेन गुरु, बड़ी मुसीबत हो गई। हमारे घर की बुजुर्ग औरत दुष्ट आत्मा बन गई। उन्होंने पूछा, घर में अभी कितने लोग हैं? सिर्फ मेरे दादा और परदादी। उन्होंने राहत की सांस ली। अच्छा है कम लोग हैं, वरना मुश्किल हो जाती। ऐसी आत्मा दूसरों पर भी असर कर सकती है। जल्दी चलो। जब हम घर पहुंचे तो देखा आंगन में कई लोग खड़े थे। दूसरे दादा, तीसरे दादा, उनके बच्चे और बाकी परिवार वाले। परदादी को रस्सियों से बांधकर जमीन पर लिटाया गया था। चेन गुरु बोले, पहले इन्हें गोदाम में बंद करो, फिर पहाड़ से आड़ू के पेड़ की टहनियां लेकर आओ। आड़ू की टहनियां क्यों? बुरी आत्मा भगाने के लिए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, याद रखना, इस आंगन में किसी पर भी भरोसा मत करना। बहुत मुमकिन है कि उनमें से कोई भूखा प्रेत हो। मैंने पूछा, चेन दाओवादी, उसे बाहर कैसे निकालेंगे? उन्होंने कहा, भूखा प्रेत इंसानों को खाता है, वह खुद को रोक नहीं पाएगा। उसे इंसान का लालच देकर बाहर निकालेंगे। मुझे तुम्हारी माँ भूखा प्रेत नहीं लगती। आज रात उसी को चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम मेरी परदादी को गोदाम से बाहर लेकर आए। वह जमीन पर बैठी थी, चेहरा सुन्न था, जैसे बहुत बड़ा सदमा लगा हो। तभी अचानक पश्चिम वाले कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आई। युआन बाओ अभी जिंदा है। मेरी दादी तुरंत उसे लेकर बाहर आई। युआन बाओ दादी के पीछे बैठ गया और बिना पलक झपकाए चेन दाओवादी को घूरने लगा। उसने पूछा, क्या आपके पास कोई और ताबीज वाला थैला है? चेन दाओवादी बोले, नहीं, ये बहुत कीमती चीज है, मेरे पास अतिरिक्त नहीं है। फिर उन्होंने अफसोस भरे लहजे में कहा, बेचारा युआन बाओ। थोड़ी देर बाद मेरे चाचा लोग लौट आए। उनके हाथों में खूब सारी आड़ू के पेड़ की टहनियां थी। चेन दाओवादी ने उन टहनियों से एक बड़ा सा बांस का टोकरा बनाया और उसमें मेरी परदादी को बैठा दिया। उन्होंने कहा, अगर भूखे प्रेत को 3 दिन और 3 रात तक ऐसे लटका कर रखा जाए तो वह जरूर मर जाएगा। इतना कहकर उन्होंने और मैंने मिलकर उस टोकरे को एक ऊंचे पेड़ पर लटका दिया। मेरी परदादी उसमें बैठकर जोर जोर से रोने लगी। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने पूछा, यह तरीका सच में काम करेगा? चेन दाओवादी बोले, चिंता मत करो, 3 दिन बाद भूखा प्रेत मर जाएगा। फिर उन्होंने कहा, जाओ कुछ अंडे उबालो और सबको खाने के लिए दो। मैं गोदाम में खाना बनाने चला गया। रात होने पर मेरी दादी उबले अंडे मेज पर ले आई। कमरे में मौजूद लोगों ने अंडे देकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहा जाता था कि भूखा प्रेत अंडे देख ही नहीं सका, सिर्फ इंसान उन्हें देख सके हैं। दादी ने सबको एक एक अंडा दिया। सबने अंडे छीलकर खाना शुरू कर दिया, लेकिन युआन बाओ ने अंडा हाथ तक नहीं लगाया। दादी ने उसकी तरफ देखा और छिल्ला हुआ अंडा उसके कटोरे में रखकर बोली, युआन बाओ गरम है, खा लो। युआन बाओ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्या खाऊं? ये सुनते ही मेज पर बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दादी बोली, तुम्हारे कटोरे में अंडा रखा है। युआन बाओ ने दादी को अजीब नजरों से देखा और बोला, मुझे अंडा नहीं
खाना। लेकिन बोलते समय उसने नीचे कटोरे की तरफ देखा, जबकि उसका कटोरा खाली था, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही दादी अंडा वापस हटा चुकी थी। दादी ने चुपचाप चेन दाओवादी की तरफ देखा। उन्होंने इशारे से कहा, कुछ मत बोलो। दादी बोली, ठीक है, मत खाओ। युआन बाओ ने सबको ठंडी नजरों से देखा और कहा, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कहीं तुम्हें लग तो नहीं रहा कि मैं भूत हूँ? दादी बोली, नहीं, भूखा प्रेत तो पकड़ा जा चुका है। युआन बाओ बोला, मैं पश्चिम वाले कमरे में जाकर सोता हूँ। इतना कहकर वह भागकर अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। चेन दाओवादी धीमे से बोले, भूखा प्रेत युआन बाओ के शरीर में है, आज रात उसे पकड़ेंगे। सब लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा, तो मेरी माँ को पेड़ से उतार दो। चेन दाओवादी बोले, अभी नहीं, आधी रात को भूखा प्रेत इंसान खाने की इच्छा रोक नहीं पाएगा। वह जरूर पेड़ के नीचे आएगा और ऊपर उछल कर पहुंचने की कोशिश करेगा। उस समय तुम लोग पीछे से जाकर उसे रस्सी से बांध लेना, फिर मैं मंत्र और ताबीज से उसका अंत कर दूंगा। सबने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, अब सब अपने अपने कमरों में जाओ, भूखे प्रेत को शक नहीं होना चाहिए। सब लोग धीरे धीरे अपने कमरों में लौट गए। चेन दाओवादी जाते जाते बोले, मैं पहले जाकर ताबीज ले आता हूँ, आधी रात से पहले वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर वह चला गया। घर में अब सिर्फ हम 3 लोग बचे थे। मैं और दादा मिट्टी के चूल्हे के पास बैठे आहें भर रहे थे। ये कैसी मुसीबत आ गई? कुछ देर बाद दादा बोले, अगर भूखा भूत सच में युआन बाओ है तो माँ को पेड़ से नीचे उतार देना चाहिए। इतनी तेज हवा में कहीं उन्हें ठंड न लग जाए। दादी ने कहा, बुजुर्ग, चेन दाओशी की बात मान लो, माँ को अभी थोड़ा और सहना होगा। पहले उस भूखे भूत को धोखा देना जरूरी है। मैं बोला, मैं दादी के लिए एक कंबल देकर आता हूँ। इतना कहते ही दादी ने मुझे रोक लिया, तू बाहर मत जा। दादी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि मैंने देखा तीसरे चाचा कंबल उठाकर आंगन में चले गए। उन्होंने कंबल पेड़ की तरफ फेंका और लौट गए। दादी बोली, वो जा चुका है, अब तू मत जा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे एक काली परछाई तीसरे चाचा के पीछे पीछे चल रही हो और फिर वही परछाई उनके कमरे में घुस गई। मैंने आंखें मलकर दोबारा देखा, लेकिन तीसरे चाचा और वो काली परछाई दोनों गायब हो चुके थे। आधी रात हो गई, लेकिन चेन दाओशी वापस नहीं आई। दादी ने चिंता से कहा, इतनी देर क्यों हो गई? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं? इतने में तीसरे चाचा की चीख सुनाई दी, बचाओ, भूखा भूत मुझे खा जाएगा। मैं खिड़की से झांक कर देखने लगा। तीसरे चाचा भागते हुए बाहर निकले। उनके चेहरे पर खून लगा था। वो जोर जोर से हमारे दरवाजे पर मारने लगे, दरवाजा खोलो, भूखा भूत मुझे खाने आ गया। दादा और दादी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दादा ने पूछा, वो भूखा भूत दिखता कैसा है? तीसरे चाचा बोले, वो युआन बाओ है, वही भूखा भूत है, उसने घर के लोगों को खा लिया। दादी ने सिर हिलाया और बोली, झूठ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो भूत एक परछाई जैसा है, जिस पर वो सवार हो जाता है, वही भूत बन जाता है। फिर दादी चिल्लाई, तीसरा बेटा झूठ बोल रहा है, भागो, दरवाजा मत खोलो, तीसरा बेटा ही भूत है। सब समझ गए, अगर उसे अंदर आने दिया तो वो हम सबको खा जाएगा। बाहर से तीसरे चाचा की आवाज और डरावनी होती जा रही थी, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। दादी घबरा कर बोली, अब क्या करें? दादा बोले, छत पर चढ़ जाओ, पीछे से निकलेंगे, भूत आसानी से ऊपर नहीं आ पाएगा। हम सीढ़ी लगाकर धीरे धीरे छत पर चढ़ गए। मैं सबसे आखिर में ऊपर पहुंचा। मेरे ऊपर पहुंचते ही नीचे का दरवाजा टूट गया। तीसरे चाचा गुस्से से अंदर घुस आए। उन्होंने देखा कि कमरा खाली है और छत में रास्ता खुला हुआ है। वो तुरंत आंगन में आकर चिल्लाने लगे, नीचे उतर जाओ, नहीं तो मैं ऊपर आकर तुम सबको खा जाऊंगा। दादा बोले, अगर हिम्मत है तो ऊपर आ जा। इतना सुनते ही दादी ने दादा को घूरा, ये क्या कर रहे हो? उसे रास्ता बता रहे हो? तीसरे चाचा मुस्कुराए। वो गोदाम में गए और एक सीढ़ी उठा लाए। सीढ़ी दीवार पर लगाकर ऊपर चढ़ने लगे। मैं डर गया, पास मत आना। वो हाथ पैर से चढ़ते रहे। जैसे ही ऊपर पहुंचने वाले थे, दादा ने सीढ़ी धक्का देकर गिरा दी। तीसरे चाचा जोर से नीचे गिरे, लेकिन उन्हें जैसे दर्द ही महसूस नहीं हुआ। उन्होंने फिर सीढ़ी लगाई और चढ़ने लगे। दादा ने फिर सीढ़ी गिरा दी। ऐसा कई बार हुआ। आखिर तीसरे चाचा जमीन पर पड़े रह गए। मैंने पूछा, क्या भूत मर गया? दादा बोले, पता नहीं, सुबह देखेंगे। सुबह हुई। हम छत से नीचे उतरे। दादी को भी पेड़ से उतारा गया। तीसरे चाचा मर चुके थे। बार बार गिरने से उनकी मौत हो गई थी। मैं बोला, चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। इतने में आंगन का दरवाजा खुला। चेन दाओशी अंदर आए। मैंने पूछा, आप अब आए? उन्होंने कहा, कल रात भूत ने मुझे रोक लिया था, मैं निकल नहीं पाया। मैंने पूछा, और वो भूत? उन्होंने जवाब दिया, मर गया। अच्छा हुआ। फिर मैंने कहा, हम लोग ये जगह छोड़ रहे हैं। कल रात आपने जो मुझे दिया था मैं वापस कर देता हूँ। चेन दाओशी अचानक रुक गए। मैंने तुम्हें क्या दिया था? मैं बोला, वही ताबीज वाला थैला। कुछ पल चुप रहने के बाद वो बोले, अरे एक पुराना ताबीज ही तो था। लेकिन उनकी बात खत्म होते ही मेरा चेहरा बदल गया। चेन दाओशी धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। वो हमें घूर कर देखने लगे। उनकी आंखें और भी अजीब लगने लगी। फिर उन्होंने कहा, अब तुम लोग यहाँ से नहीं जा पाओगे। और उसके बाद मेरे कानों में बस उनकी डरावनी हंसी गूंजती रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी यूट्यूब फैमिली। इतनी मेहनत करने के बाद एक वीडियो बनती है तो प्लीज लाइक तो बनता है।